आप सभी लोगों का स्वागत है मिंटोबिया वन पे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्तियाज अहमद का हिस्ट्री। ठीक है, और हिस्ट्री में 1857 की क्रांति कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें पढ़ेंगे वहाबी आंदोलन के बारे में, और इसको बहुत ही जल्द हम लोग जो हिस्ट्री का बुक है उसको खत्म करेंगे। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल का किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मोर देन इनफ है। पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, तो ये कब से कब तक था? तो ये 1822 से लेकर के 1868 तक था। पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना था 1822 से लेकर 1868 के बीच में। ठीक है, टोटल 46 साल। तो 46 वर्षों तक पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र रहा है। सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था कब गठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1820 में। तो सैयद अहमद ने हज करने वाले लोगों का एक जत्था या समूह गठित किए थे कब? 1820 में। सन 1820 ईस्वी में सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था गठित किया और कलकत्ता जाते समय वह सैकड़ों शिष्यों को कई नाव पर बैठा करके पटना लेके पहुंचे। ठीक है, तो कलकत्ता जाते समय वह सैकड़ों शिष्यों को कई नाव पर लिए पटना पहुंचे थे। 1820 ईस्वी में सैयद अहमद ने, ठीक है। विलायत अली के भाई कौन है? तो विलायत अली के भाई थे ऑफ कोर्स इनायत अली भी थे और इसके अलावा तालिम अली भी थे। तो विलायत अली के दो भाई इनायत अली और तालिम अली। पटना से सैयद अहमद के साथ विलायत एवं इसके भाई इनायत अली और तालिम अली और इनके साथ चचेरे भाई बकर अली, ठीक है, चचेरे भाई बकर अली सभी के सभी उसके साथ रायबरेली गए थे। तो पटना से सैयद अहमद के साथ विलायत अली, उनके भाई इनायत अली और तालिम अली तथा चचेरे भाई बकर अली सभी के सभी लोग मिलकर के कहाँ गए थे? रायबरेली। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1829 में सैयद अहमद ने किसे हैदराबाद, मध्य प्रदेश, बम्बई प्रचार कार्य और शिष्य बनाने के लिए भेजा था? तो सैयद अहमद ने प्रचार करने के लिए विलायत अली को भेजे थे। ठीक है, विलायत अली को भेजे थे कहाँ पे? हैदराबाद में, मध्य प्रदेश में और बम्बई में। हैदराबाद, मध्य प्रदेश और बम्बई में। सैयद अहमद ने विलायत अली को 1829 में सैयद अहमद ने विलायत अली को हैदराबाद, मध्य प्रदेश और बम्बई प्रचार कार्य और शिष्य बनाने के लिए भेजे थे। बंगाल में इस कार्य के लिए और सशक्त बनाने के लिए इनायत अली को भेजा गया। वहीं बंगाल में किसको भेजे? तो विलायत अली के भाई इनायत अली को। और विलायत अली को विलायत भेज दी, जैसे बम्बई की तरफ थोड़ा दूर भेजते हैं। ठीक है, बम्बई एमपी और हैदराबाद, और बगल में बंगाल इनायत। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार किया गया? तो ये है अहमदुल्ला। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के जुर्म में 5 नवंबर 1864 को अहमदुल्ला जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अहमदुल्ला जी गिरफ्तार हो गए थे 5 नवंबर 1864 को। सीरत ए मुस्तक़िम, रिसाल ई जिहाद, रिसाला हिजरत पुस्तिकाएं संबंधित है किससे? तो ये सभी के सभी संबंधित है वहाबी आंदोलन से। सीरत ए मुस्तक़िम, रिसाल ई जिहाद, रिसाला ई हिजरत, सीरत ए मुस्तक़िम, रिसाल ई जिहाद और रिसाला ई हिजरत सभी की सभी पुस्तिकाएं संबंधित है वहाबी आंदोलन से। सीरत ए मुस्तक़िम पुस्तिका के लेखक हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है। सीरत ए मुस्तक़िम पुस्तिका के लेखक हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी है। ठीक है, सीरत ए मुस्तक़िम, रिसाल ए जिहाद एवं रिसाला ए हिजरत पुस्तिकाएं संबंधित हैं वहाबी आंदोलन से। और सभी के सभी पुस्तक इसके मतलब सीरत वाला ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीरत ए मुस्तक़िम के लेखक मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है हैं, दो लोग मिलकर के सीरत ए मुस्तक़िम लिखे हैं। ठीक है, चलिए। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन सा वहाबी नेता गए थे? तो इसका राइट आंसर है इनायत अली एवं
विलायत अली। तो वहाबी आंदोलन के जो नेता थे सभी लोग जानते हैं। सर सैयद अहमद कहाँ थे? तो सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पे दोनों भाई इनायत अली और विलायत अली गए थे। इनके भाई एक और थे तालीम अली, लेकिन वो नहीं गए थे। ठीक है। और वहीं इनायत अली को बंगाल भेजा गया था और विलायत अली को बम्बई मद्रास। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने पटना के किस वहाबी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये है विलायत अली। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने पटना के विलायत अली को अपना मतलब भाषण के लिए जब भाषण दे रहे थे उस समय आमंत्रित किए थे। तो बहादुर शाह जफर विलायत अली को अपने यहाँ बुलाए थे। विलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफी प्रभावित हुआ और अपनी सहमति दे दिया था। ठीक है। पटना के किस वहाबी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया? तो ये दोनों भाई इनायत अली एवं विलायत अली को, ठीक है, इनायत अली एवं विलायत अली को पटना के वहाबी नेता ये दोनों लोग थे। इनायत विलायत अली को स्वात के शासक, ठीक है, स्वात के शासक कौन थे? सैयद अकबर। तो स्वात के शासक सैयद अकबर ने इनका स्वागत किया। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो वहाबी आंदोलन। भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया तो ये किए सैयद अहमद शहीद ने। ठीक है। वहाबी आंदोलन प्रारंभ किए सैयद अहमद शहीद ने। सैयद अहमद का जन्म यूपी में हुआ था और इनका जन्म 1786 में हुआ था। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे और इनका जन्म 1786 में हुआ। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे, इनका जन्म 1786 में हुआ था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक धार्मिक सुधार करना, मुस्लिमों पर पड़ने वाले जो पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव है या फिर पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव था उसका विरोध करना, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति सभी के सभी वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। ठीक है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। वो पटना कब आए थे? तो ये 1821 में आए थे। ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी, और इनका पूरा नाम सैयद अहमद शहीद कहिए, बरेलवी कहिए, सारे था। तो ये पटना आए थे 1821 में। ठीक है। पटना 1821 में। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। तो 1830 के दशक में पटना किसका केंद्र था? वहाबी विद्रोह का। 1830 के दशक में पटना केंद्र था वहाबी विद्रोह का। ये पूछा है, देखिए 1821 में सैयद अहमद बरेलवी पटना आते हैं। 1830 के दशक में यहाँ पे वहाबी विद्रोह चलता है। वैसे जब सैयद अहमद बरेलवी 1821 में आते हैं तब से ही इन्होंने 1822 से शुरू कर दिया था विद्रोह वहाबी का, और ये चला था लगभग कितना समय तक? 1868 तक चला था। ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद तक भी ये चला था वहाबी आंदोलन, लगातार 20-30 साल चला। तो मुख्यतः कह सकते हैं 1830 के दशक में पटना इसका केंद्र था। विलायत अली जो है इनके परिवार के लोगों ने शादिकपुर, इनके परिवार का बहुत योगदान है वहाबी में। तो इनके परिवार के लोगों ने शादिकपुर में सैयद अहमद का बड़े आदर मान के साथ स्वागत किए थे। तो सैयद अहमद जो प्रणेता थे, शुरुआत जिन्होंने किया था इस आंदोलन का, उनके बड़े ही सम्मान के साथ यहाँ पे शादिकपुर में इनका स्वागत किया जाता है। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो विलायत अली एवं इनायत अली थे। ठीक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण विलायत अली इनायत अली थे। इनके भाई भी थे, तालीम अली भी थे इनके भाई। ठीक है। लेकिन मुख्यतः विलायत अली इनायत अली बहुत ज्यादा ये लोगों ने इस आंदोलन के लिए कार्य किया था, और उनमें भी विलायत इनायत अली में भी विलायत अली सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण नेता थे। और विलायत अली को ही बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल बादशाह थे उन्होंने बुलाया भी था। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो ये है अहमदुल्ला को पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्यु दंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें आजीवन काला पानी में बदल दिया। ठीक है।
अहमदुल्ला को मतलब मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें आजीवन काला पानी में बदल दिया था अहमदुल्ला को। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? तो ये अहमदुल्ला ही थे जिनको काला पानी का सजा मिला था। बिलायत अली की मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1854 में। 1857 से क्रांति से 3 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी तो बिलायत अली की। और अंतिम वाले जो थे अहमदुल्ला थे, जिनको कि काला पानी की सजा मिलती है। बिलायत अली की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन होते हैं? तो ये होते हैं इनायत अली। ठीक है, इनके भाई इनायत अली। लेकिन इनके 3 साल बाद ही 4 साल बाद ही 1858 में इनायत अली की भी मृत्यु हो जाती है। वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो ये थे बिलायत अली। ठीक है, तो मौलवी अब्दुल्ला के पिता बिलायत अली थे। और ये मतलब वहाबी आंदोलन के, ठीक है, ये भी मतलब इनके बच्चे भी जो बिलायत अली के बेटे हुए ना मौलवी अब्दुल्ला, ये भी इस आंदोलन का नेतृत्व किए। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो पटना के वहाबियों के वकील थे प्लाडेन। ठीक है, 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे प्लाडेन। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे प्लाडेन। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड और शेष जो 8 बच गए, 8 लोगों को आजीवन काला पानी की सजा मिली थी, परंतु बाद में इनके भी मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया था। तो टोटल यहाँ पे 8 और प्लस 3 11 लोगों को सजा हुआ था। 1864 में अम्बाला का मुकदमा हुआ था, उस समय पटना के जो भी थे। ठीक है, तो इस समय जो हुआ तो उनके वकील कौन थे? तो ये थे प्लाडेन। ठीक है, वहाबियों के वकील थे प्लाडेन। वकील का कोई मतलब ही नहीं था, इन लोगों को जो सजा देना होता था देता ही था। फिर भी पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। कब हो जाती है? तो 1870-71 तक, मतलब 68 में खत्म हो जाती है, लेकिन 70-71 तक कम्प्लीटली वहाबियों की शक्ति खत्म हो जाती है। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया? तो ये थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने, इसीलिए उनको ना मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो इन्होंने ना जितने भी वहाबी कैदी थे उनको सभी को ये रिहाई करवा दिए थे 1884 में। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुआ था। तो इनका रिहाई ना सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम थी, उनके पत्नी के एक आवेदन पे, जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे रिपन, तो उन्होंने सबको मुक्त कर दिया था। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर या आयुक्त कौन था? तो ये थे विलियम टेलर। तो वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त विलियम टेलर था। 1857 की क्रांति के समय भी विलियम टेलर ही था। और इनके बाद विलियम टेलर के बाद पटना का कमिश्नर बना था सैमुअल्स। ठीक है, पटना का कमिश्नर बना था सैमुअल्स इनके बाद। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो ये हैं सैयद अहमद बरेलवी। तो वहाबी के जो संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के प्रणेता थे। इनको सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो यह है सिताना में। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था सिताना में। ठीक है, वहाबियों ने सिताना में राज्य स्थापित किया। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला हो जाएगा कि इनका जन्म जो था, सैयद अहमद शहीद का जन्म 1786 में हुआ था, रायबरेली में हुआ था। 1786 रायबरेली। पटना में ये 1821 में आए थे। 1821 में पटना आए। 1831 में सिखों के विरुद्ध ये लड़ते हुए मारे गए। तो 1831 में यह सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे सैयद अहमद शहीद या बरेलवी, जो भी कहिए। और इनकी मृत्यु जो हुई थी बालाकोट के युद्ध में हुआ था। ठीक है, बालाकोट के युद्ध में सिखों से लड़ाई कर रहे थे। बालाकोट के युद्ध 1831 में। इनकी 10 सालों में ही, मतलब युद्ध के वहाबी आंदोलन की शुरुआत किए 10 साल भी नहीं बीतते हैं, 1821 से 1831 उनके देहांत हो जाती है।
इसके बाद बहावी जो नेता थे इनायत अली, इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी हो जाती है 1858 में। ठीक है, इनायत अली। इनायत अली से पहले बागडोर कौन संभालते हैं पटना का? तो वो संभालते हैं विलायत अली। ठीक है, कौन संभालते हैं? विलायत अली। तो विलायत अली के देहांत के बाद इनायत अली संभालते हैं। विलायत अली 1854 में इनकी देहांत हो जाती है। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे मकसूद अली। ठीक है, तो पहले विलायत अली किए, फिर इनायत अली किया, उसके बाद किए थे मकसूद अली। तो इनायत अली की मृत्यु के बाद बिहारी मौलवी मकसूद अली ने सिताना के वहाबी समुदाय का नेतृत्व अपने हाथों में मकसूद अली ने ले लिया। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था किस युद्ध में? तो लगभग सभी युद्ध में अंग्रेजों ने इनको पराजित कर दिया था। 1852 के युद्ध, 1858 के युद्ध और 1863 के युद्ध, ये तीनों युद्ध में वहाबियों ने अंग्रेजों को पराजित किया था। 1852 का युद्ध, 1858 का युद्ध, 1863 का युद्ध, 52, 58 और 63। तो सभी के सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो ये हैं अब्दुल्ला रहीम, यहिया अली और अहमदुल्ला। तो ये मतलब 14 थे ना, 8 और प्लस 3, इतने लोग को सजा हुआ था। 3 को फांसी और ये 8 को काला पानी। तो अहमदुल्ला, लेकिन ये लोग कभी फिर सजा माफ कर दिया गया था। तो अहमदुल्ला को आजीवन काला पानी की सजा दिए जाने पर उसके एक भक्त अनुयायी ने न्यायाधीश श्री एस लीक की हत्या करने का प्रयास किया था। तो जो न्यायाधीश इनको काला पानी की सजा दिया था, असली का नाम था उनका। तो चूंकि अहमदुल्ला को आजीवन काला पानी दिया जाना था, इसीलिए इनका जो शिष्य था वो असली का हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। बिहारी उर्फ करीम बख्श, ठीक है, बिहारी उर्फ करीम बख्श नामक कैदी को असली की हत्या का प्रयत्न करने के लिए सजा दी गई थी। तो इनका नाम था, जिन्होंने इनका हत्या करने का प्रयास किया, असली का करीम बख्श। ठीक है, करीम बख्श। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था। तो पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था काफिला। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था काफिला। ठीक है, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था काफिला। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ है? तो ये है फराइजी आंदोलन। वहाबियों से प्रेरित होकर के पूर्वी बंगाल में फराइजी आंदोलन को शुरू किया गया था और पटना में स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था काफिला। ठीक है, अब इसके बाद हो गया वहाबी खत्म, मतलब वहाबी आंदोलन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे संथाल विद्रोह। ठीक है, और संथाल विद्रोह से भी क्वेश्चन आता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस 10 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं हम लोग कि संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। तो ये इन 4 भाइयों के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भगनाडे राजमहल सब डिवीजन से हुआ था। और ये शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 जून 1855 को। ठीक है, 30 जून 1855 को हुआ था। तो संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भगनाडे गांव के लोग रहने वाले थे, जो कि राजमहल सब डिवीजन से था। तो यहाँ पे 30 जून 1855 को हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-57 का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? तो संथाल विद्रोह एक्चुअली फैला हुआ था कहाँ से कहाँ तक? तो ये था ना बर्दवान से लेकर के भागलपुर तक। बर्दवान से लेकर के भागलपुर तक। पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर के पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा से लेकर के दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक इनका क्षेत्रफल संथालों का लगभग फैला हुआ था। ठीक है, पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर के पूर्व में राजमहल तक और उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में रानीगंज, सैंथिया तक। कंपनी ने सरकार, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया? तो ये हुआ था 3 जनवरी 1856 को।
तो देखिए यहाँ पे विद्रोह हुआ था 30 जून 1855 को, ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 30 जून 1855 को हुआ था संथाल विद्रोह, 30 जून 1855। और यहाँ पे मार्शल लॉ कब लागू हो गया था? तो मार्शल लॉ लागू हो गया था 3 जनवरी 1856 को, ठीक है। 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ लागू हो गया और संथाल विद्रोह शुरू हुआ था 30 जून 1856 को। 30 जून को शुरू हुआ और 3 जनवरी को मार्शल लॉ लगा दिया 5-6 महीने के बाद। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के बाद में भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत ही संथाल परगना जिले का गठन किया गया। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर बारो। तो 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हरा दिया था, ठीक है। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हरा दिया। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1855 में, और इसकी शुरुआत हुई थी 30 जून 1855 को, ठीक है। 30 जून 1855 को हुआ। वहीं 3 जनवरी 1856 को यहाँ पे मार्शल लॉ लागू करके सभी लोग को बाहर निकलने से रोक लगा दिया गया था, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो 1855 से 57 तक, ठीक है। 1855 से 57 तक का विद्रोह 55-56 तक हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये भागलपुर राजमहल था, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। अब आगे है चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह का, अब संथाल विद्रोह जो था संथाल, ये खत्म हो गया, ठीक है। संथाल विद्रोह खत्म हो गया, अब स्टार्ट होता है चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह 1800 में स्टार्ट होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर राजा बनाया था गोपाल राय को, ठीक है। किसको राजा बनाया? तो गोपाल राय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर राजा किसे बनाया? तो ये थे गोपाल राय को, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जयनाथ सिंह के स्थान पे राजा गोपाल राय को बनाया। यह जो आंदोलन है वह 1800 में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध आरंभ किया था। इस आंदोलन को 1800 में चेरो के किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध आरंभ किया था, ठीक है। तो राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया गया? तो गोपाल राय को। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने चेरो के विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बना के कहाँ डाल दिया? तो ये गोपाल राय को किस जेल में रखा गया? तो ये रखा गया है पटना, ठीक है। बस 3 ही क्वेश्चन है इससे चेरो विद्रोह से कि 1800 में शुरू होता है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि जयनाथ जो राजा थे पहले से, एक सेकेंड, तो जो जयनाथ राजा पहले से थे उनके स्थान पे राजा गोपाल राय को बना देता है 1800 में। और इसी वजह से चेरो जो किसान थे वो जयनाथ के चूँकि पक्षधर थे, सपोर्टर थे, तो उन्होंने ही अपने राजा के विरुद्ध क्या करता है, मतलब गोपाल राय को विरुद्ध युद्ध लोग कर देते हैं। तो अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को भी बंदी बना करके जेल में डाल देता है। कहाँ पे? तो पटना के जेल में। तो गोपाल राय जो चेरो विद्रोह के समर्थक थे इनको बंदी बना के पटना के जेल में डाल देता है। दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा है कि चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया था? तो ये थे भूषण सिंह, ठीक है, भूषण सिंह। तो 1802 में भूषण सिंह जी को भी फांसी दे दिया जाता है। तो चेरो विद्रोह 1800 से शुरू होता है, 1802 में भूषण सिंह के फांसी के साथ ही यह समाप्त हो जाता है। अगला टॉपिक है हम लोग का मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे और इसको याद करते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन इससे भी पूछा हुआ भी है 39वें बीपीएससी 1994 में। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है और बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे।
मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो 1895 में लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन मेनली जो था ना 1899 के आसपास था, लेकिन शुरू 95 में ही हो गया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है ना हर साल, यहाँ 45, यहाँ 2008, फिर 2017। ठीक है, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो ये है 3 फरवरी 1900 को। तो 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ लिया जाता है। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये है तमार। ठीक है, श्री बिरसा रांची के तमार से, तमार थाना था ग्राम चलकद, तमार थाना ग्राम चलकद के निवासी थे बिरसा। तमार थाना ग्राम चलकद। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान या फिर धरती का आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो ये हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी को उनके जो फॉलोवर थे वो लोग इनको भगवान, धरती का आबा, विश्व के पिता और अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो ग्राम चलकत जो है ना वहीं से ये सो रहे थे। तो नहीं, सोते हुए तो 3 जनवरी वाला लास्ट है, ये तो 3 फरवरी था ना। ठीक है, 3 फरवरी। तो 3 फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया जाता है फाइनली। इसके बाद तो ये विद्रोह खत्म हो जाता है। तो 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया जाता है। इसी के साथ ये विद्रोह खत्म हो जाती है। लेकिन उसके पहले जब ये बिरसा मतलब मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था 1895 में ही, तो ये शुरू ही क्यों हुआ? क्योंकि उसी समय 24 अगस्त 1895 को इनका ग्राम जो चलकद है ना, तमार थाना अंतर्गत चलकद गांव, रांची से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1895 में 24 अगस्त को। और फिर गिरफ्तार किसने किया था? तो ये क्या था? श्री मियर्स ने। ठीक है, श्री मियर्स ने इनको गिरफ्तार कर लिए थे, श्री मियर्स ने। 9 क्वेश्चन कहता है कि बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य दिए थे? तो इनका नाम था गया मुंडा। तो गया मुंडा को इन्होंने बोला कि आप लोगों को सैनिक में भर्ती कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ठीक है, बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? तो इनका क्या लक्ष्य था? पहला लक्ष्य तो आंतरिक अशुद्धि मतलब शुद्धि, जैसे कि बहुत सारे जनजातियों के बीच, मुंडाओं के बीच में आपस में ही, देखिए अंग्रेज तो यहाँ पे परेशान कर ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में या जनजाति हो या आदिवासी हो या फिर और भी समाज के जो वर्ग हों, सब में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैला हुआ था। बहुत ज़्यादा मतलब कि इतनी बड़ी पैमाने पर कुरीतियाँ थी कि उनका आम जो एक जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है ना, मौलिक अधिकार, उसका भी हनन होता था धर्म के नाम पे, वो संस्कृति के नाम पे। तो इसीलिए बिरसा मुंडा को भी लगा कि नहीं, आंतरिक शुद्धि की आवश्यकता है। सेकेंड था कि विदेशी राज्य की समाप्ति। ठीक है, विदेशी राज्य जैसे बाहरी लोग आकर के इनको परेशान कर रहे थे, इनकी निजी जीवन में दखलंदाजी, तो उनकी समाप्ति होनी चाहिए। और ब्रिटिश समर्थक जो जमींदार थे, इनसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। तो सभी के सभी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। अब ये बिरसा मुंडा वाला ठीक है खत्म हो गया। अब कुछ और देख लेते हैं, मतलब बिहार में कुछ अन्य आंदोलन एवं विद्रोह। तो बिहार के कुछ और भी महत्वपूर्ण आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसे कि गया जिले के सरीस कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधियों में बाधा डाला था? तो ये हो जाएंगे नारायण सिंह। ठीक है, तो गया जिले के पास सरीस कुटुंबा के नारायण सिंह जमींदार थे। इन्होंने सासाराम पहाड़ी के क्षेत्र में रामनगर के समीप सैनिक की गतिविधि में इन्होंने बाधा डाल दिया। तो अब चूंकि सैनिक की गतिविधि में बाधा डालेंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए 5 मार्च 1786 को इनको बंदी बना करके कहाँ भेज दिया गया? तो ढाका भेज दिया गया। किसको भेज दिया गया? तो नारायण सिंह को भेज दिया गया।
ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सेकेंड क्वेश्चन 1786 में नरहट और शामे, ठीक है, नरहट और शामे, गया जिला में है दोनों जगह, नरहट और शामे। तो 1786 में किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? तो ये हैं अकबर अली, ठीक है। अकबर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ही कहाँ पे विद्रोह कर दिए? तो गया जिले के 2 जगह पे, नरहत और शामे में, ठीक है। अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी, जो बिहार जिला था उस समय ना, बिहार जिला था, उसका टिकारी जगह था, वहाँ पे कौन सा राजा सम्मिलित थे? तो ये थे मित्रजीत सिंह। अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र में टिकारी का कौन राजा शामिल थे? तो मित्रजीत सिंह, यह मित्र थे, ठीक है। तो मित्र थे किसके? क्रांतिकारियों के। तो यह वजीर अली मित्रजीत दोनों लोग मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ थे। तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 के षड्यंत्र के संदेह में 1857 में फांसी होती है? तो ये हैं आपके हसन अली खां, ठीक है। तो 1846 के षड्यंत्र के संदेह के आधार पर 1857 में हसन अली खां को फांसी हो जाती है। किसने 1845 में एक रेजिमेंट के एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोह का बीज वपन हेतु मिला था? तो ये हो जाएंगे राहुल अली, ठीक है। तो 1845 में एक रेजिमेंट के मुंशी थे राहुल अली, इन्होंने ही शेख बख्श, ठीक है, शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद रेजिमेंट से विद्रोह का बीज वपन के लिए इनको राहुल अली को दिया गया था। क्या ही कह रहे हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच चला था। नोनिया विद्रोह, तो इस 1770 से 1800 के बीच जो नोनिया विद्रोह चला, तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सोरा उत्पादन से, ठीक है। तो नोनिया विद्रोह जो है वो बिहार में सोरा उत्पादन से संबंधित है, और ये नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर के 1800 के बीच में चला था। बिहार के सोरा उत्पादन क्षेत्र जैसे कि तत्कालीन हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में हुआ था। इन सभी का उत्पादन नोनिया जाति द्वारा किया जाता था, जिसका अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा इसका शोषण भी किया जाता था। नोनिया विद्रोह, जो नोनिया जाति के लोग थे जो सोरा का उत्पादन करते थे, और यह विद्रोह हुआ था 1770 से लेकर के 1800 के बीच। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1856 में बिहार के कौन क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? तो लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, ठीक है। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। तो मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने पीतल के लोटा को लेकर के इन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इनको मिट्टी का लोटा दिया जा रहा था मुजफ्फरपुर के कैदियों को। बिहार में खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया? तो खरवार विद्रोह जो था वो भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में किया गया था। तो बिहार में खरवार विद्रोह किसके विरोध में था? तो ये था भू राजस्व या भूमि के राजस्व के व्यवस्था के विरुद्ध था। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का चौरी विद्रोह, ठीक है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1798। बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह 1798। 1866-67, ठीक है, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। तो ये हो जाएगा चंपारण, ठीक है, चंपारण। 1866-67 के नील खेतिहरों के
बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो ये हुआ था चंपारण में। मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। तो मुंगेर के बहिया ताल विरोध का उद्देश्य था कि जो बकास्त भूमि थी ना, उसकी वापसी की मांग हो रही थी। मुंगेर के बहिया ताल विरोध के संदर्भ में बकास्त भूमि की वापसी की मांग हो रही थी। 1936 में बिहार में जमींदार के शतवाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह क्या था? तो 1936 में बिहार में जमींदार के शतवाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह था वच्छ आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन था? वच्छ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये था पूर्णिया। 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, तो इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो ये हो जाएगा पूर्णिया, वैशाली और सारण सभी के सभी। तो नोनिया विद्रोह के जब हुआ था 1778 से 1800 के बीच में, तो सारण, वैशाली, पूर्णिया सभी प्रभावित हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह सोरा का उत्पादन हो रहा था। ठीक है, और बिहार 1770 से 71 के बीच में सन्यासी विद्रोह का भी केंद्र रहा था पूर्णिया में। ठीक है, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। बिहार में जमींदार के शतवाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा था? तो वह था वच्छ आंदोलन। 1936 में वच्छ आंदोलन। मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये था बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि नेक्स्ट की नील खेतिहरों की बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र में पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा चंपारण। 1866-67 में चंपारण में बिहार हुए विद्रोह के क्षेत्र था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1798। बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। और फिर बिहार में खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया था? तो ये भू राजस्व की व्यवस्था के रूप में। तो बिहार में खरवार विद्रोह जो था वो भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। तो किस प्रकार से बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण शुरू होता है? किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी किया गया है कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? आशा किया जाता है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे, और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम जो विवाद चल रहा है तो वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इंडियन मिरर जो अखबार था उसने कहा था कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के बीच में सौहार्द और सद्भावना स्थापित करने का इन्होंने एक प्रस्ताव या उदाहरण प्रस्तुत किया था, और ये भी कहे थे कि अगर ऐसा सच में हो जाता है, मैं जैसा कि इंडियन मिरर वाले कहे कि जैसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा सच में हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा, देश के लिए सुनहरा अवसर होगा। दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम जो विवाद चलते रहता है बिना वजह का, इंडियन मिरर का एक तरह से योगदान था कि वो इसमें सौहार्द लाना चाहते थे। वो अलग बात है कि इतने लोगों के प्रयास के बावजूद भी ऐसा कभी कुछ मैटर पे देखने को नहीं मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित, ठीक है, कौन से ऐसे बिहारी थे जो इसको असीमित दुष्टता पूर्वक योजना कह करके आलोचना किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम। तो हसन इमाम ने कहा था कि यह दुष्टता पूर्वक योजना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वां अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था 1910 में, तो इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो इसका हो जाएगा 39। ठीक है, तो 1910 के इलाहाबाद के अधिवेशन में 39 व्यक्ति भाग लिए थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को होता है। तो ये कहाँ होता है? ये होता है छपरा में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं नंद किशोर लाल जी। ठीक है, अध्यक्षता करते हैं नंद किशोर लाल। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किए थे सर शंकरन नायर ने। सर शंकरन नायर। तो सर शंकरन नायर ने पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में
प्रस्तुत किए थे विधेयक, ठीक है। और फिर इसके जस्ट पहले था 1910 वाला में कितने लोग कांग्रेस मंत्रिमंडल इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था भाग लिए थे, तो 39 थे। वहीं 7वां अधिवेशन जो 1915 में हुआ था कांग्रेस का, वो बिहार का प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का। देखिए एक तो नेशनल वाला था ही, इसके अलावा एक बिहार प्रांतीय सम्मेलन था। तो इसका 7वां अधिवेशन होते है कब होती है, तो 3 अप्रैल 1915 को होती है। और ये कहाँ होती है, तो ये हो जाती है बिहार के छपरा में, ठीक है। और इस छपरा में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे नंद किशोर लाल जी करते हैं। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन 1917 में कहाँ बुलाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर पटना में। तो बांकीपुर पटना में पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन 1917 में बुलाई जाती है। इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो ये कर रहे थे हसन इमाम, ठीक है। हसन इमाम अध्यक्षता किया। होमरूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना किए हैं, तो ये किए थे स्वराज कथा। बाल मुकुंद वाजपेयी स्वराज कथा। तो बाल मुकुंद वाजपेयी स्वराज कथा पुस्तक लिखे थे, बाल मुकुंद वाजपेयी स्वराज। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो ये हो जाएंगे श्रीदीप नारायण सिंह। देखिए क्वेश्चन 2011 में पूछ चुका है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था श्रीदीप नारायण सिंह के, ठीक है। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 7वां वाला 1915 में हुआ था, बिहार प्रांत का कहाँ हुआ था, छपरा में हुआ था, ठीक है। 7वां वाला 1915 में छपरा में हुआ था, दूसरा श्रीदीप नारायण सिंह। 9 क्वेश्चन है कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा जी, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा जी। और इनकी प्रेरणा से ही पूर्व बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों ने दिए थे, ठीक है। तो इनकी प्रेरणा मतलब बंगाल में बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे, उन्हीं से इनको प्रेरणा मिला था सूर्यदेव नारायण वर्मा को। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा दरभंगा में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में, वहाँ का राज मैदान था, वहाँ पे 3 मार्च 1909 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने किए थे, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये किए थे अशफाक खान, जो कि एक तरह के बैरिस्टर थे। वकील का एक बड़ा सा पोस्ट होती है बैरिस्टर। तो 3 मार्च 1919 को बॉयज एसोसिएशन दरभंगा में हुआ था, इसके अध्यक्षता अशफाक खान ने किए थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1906 में। तो बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका हो जाती है, किसकी, तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है 1906 में। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1901 में, ठीक है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1901 में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने, ठीक है। तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे श्रीमती अघोर कामिनी देवी जी ने, ठीक है। श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। यह जो विद्यालय है ना, वो पटना में स्थापित किया गया था। यह विद्यालय पटना में स्थापित किया गया था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1891 में, ठीक है। तो पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में हुआ था और श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे, तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के बहुत सारे कारण थे, जिनमें से पहला है कि ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि यहाँ तैयार हुई थी। दूसरा है
कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष था लोगों के अंदर। तीसरा है कि पश्चिमी जो शिक्षा थी उसका यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा था। और चौथा है कि बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन बहुत सारे हुए थे, तो उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे थे और लोगों में जन आक्रोश या अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का या राष्ट्र प्रेम कह सकते हैं उसकी भावनाएं भी दौड़ रही थीं। बिहार के प्रतिनिधि सबसे पहले किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए? तो ये हो जाएगा 1887 में। ठीक है, तो बिहार ये मतलब कांग्रेस का स्थापना ही 1885 में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। उसके 2 साल के बाद 1887 में जो था बिहार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिए थे। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किए थे? तो ये थे महाराजा के दरभंगा के जो महाराज थे, दरभंगा के महाराज ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग भी प्रदान किए थे। और इन्हीं को ना शक हो गया था कि ये क्रांतिकारियों की मदद कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने इनको दरभंगा के महाराज को खाई खोदने से मना कर दिया था। बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखे थे फखरुद्दीन। ठीक है, तो बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखे थे फखरुद्दीन। ठीक है, ये रखे थे फखरुद्दीन। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद जो है संस्था है, तो सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे मुंशी प्यारेलाल। तो बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक हैं मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था जो है वो तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। सदर अंजुमन ए हिंद, ठीक है, प्यारेलाल के द्वारा। लेकिन अभी भी दहेज प्रथा और तिलक वाली जो ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं इतनी सारी संस्थाओं के बावजूद भी, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ना, लोभी लोग समाज से नहीं ख़त्म होंगे, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकते। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान, ठीक है, दरभंगा में जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था तो राखी बंधन दिवस का मनाया गया था। तो ये मनाया गया था आपको 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसी दिन बंगाल विभाजन को प्रस्ताव को लागू कर दिया गया था। घोषणा तो पहले ही हो गया था लेकिन लागू इसी दिन किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए उस दिन को यहाँ पे राखी बंधन दिवस मनाया गया था। इसके प्रेरक कौन थे? तो इसके प्रेरक थे श्री उतीश चंद्र चक्रवर्ती। ये बंग भंग आंदोलन जो था राखी बंधन दिवस, इसके प्रेरक थे श्री उतीश चंद्र चक्रवर्ती जी थे। बिहार छात्र परिषद का गठन किया तो किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में होता है। बिहार के प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में होता है। और ये कहाँ होती है? तो ये होती है पटना में। ठीक है, पहला अधिवेशन 1908 में पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सर अली इमाम। ठीक है, पहले अधिवेशन 1908 में जो पटना में होती है उसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम थे। ठीक, सर अली इमाम। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन होती है। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ होती है? होती है भागलपुर में। ठीक है, पहला अधिवेशन होती है सर अली इमाम करते हैं, पटना में करते हैं, दूसरा होती है भागलपुर में और बाबू दीप नारायण सिंह की वजह से। तो ये अप्रैल 1909 में होता है और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर श्री सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। तो देखिए, इस अधिवेशन के लिए प्रयास दीप नारायण सिंह किए थे परंतु अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिंह किया था। लेकिन पहला वाला जो था उसके अध्यक्षता कौन किए थे? सर अली इमाम। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन हुआ है आपको 1894 में। तो बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन जो है वो हुआ है 1894 में। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो महेश नारायण प्रथम संपादक किसके थे? ये थे बिहार टाइम्स के। ठीक है, महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स का जो प्रकाशन है वो 1894 में होती है। श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और कृष्णा सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। महेश नारायण जी को इसका संपादक बनाया गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी रख दिया गया था। तो ये बिहारी कब रखा गया था? ये रखा गया था 1906 में। बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी रखा गया 1906 में। ठीक है, बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी 1906 में रखा गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। तो सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा होती है। ठीक है, नवाब हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा होती है जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन होती है 1908 में होती है, हम सभी लोग जानते हैं। और नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में इसकी गठन होती है। उस समय सोनपुर मेला लगा हुआ था और उसी के अवसर पर 1908 में सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा होती है जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है। परंतु लेकिन ये जो प्रथम अध्यक्षता होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं इस अधिवेशन के 1908 में? तो इसकी ये करते हैं ना अली इमाम। ठीक है, कौन करते हैं? अली इमाम करते हैं। आज जबकि गठन हुआ था किसके वजह से? तो ये हुआ है सरफराज हुसैन खां की वजह से। और अध्यक्षता करते हैं अली इमाम। और वहीं दूसरा वाला होता है भागलपुर में और उसके कौन करते हैं? तो दीप नारायण। ठीक है, दूसरा वाला होता है भागलपुर में और उसके करते हैं दीप नारायण। ठीक है, क्लियर। बिहार हेराल्ड के संपादक थे। तो बिहार हेराल्ड के कौन संपादक थे? सभी लोग जानते हैं, गुरु प्रसाद सेन थे। तो बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो ये थे गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था। तो बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था पटना में। यह सम्मेलन जो था बिहारी छात्र सम्मेलन पटना में 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था जिसका सभापतित्व शरफुद्दीन ने किया था। तो बिहारी छात्र सम्मेलन जो था वो पटना में हुआ था 1906 में। 1906 में पटना कॉलेज में हुआ और इसके सभापतित्व जो थे वो शरफुद्दीन ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना के बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था। 33वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 की बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किए थे सभी लोग जानते हैं आर एन माधोलकर। तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आर एन माधोलकर। श्री मजहरुल हक इसके स्वागतकारी समिति के अध्यक्ष थे। मजहरुल हक जो थे इसके स्वागतकारी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सचिव थी। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। कुमार नंदन सहाय, तो कुमार नंदन सहाय संयुक्त सचिव थे। कुमार नंदन सहाय संयुक्त सचिव थे। वहीं पामेश्वर लाल सहायक सचिव थे। पामेश्वर लाल सहायक सचिव थे और लाल जो थे वो कांग्रेस स्वयंसेवकों के नायक थे। इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 की बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो ये किए थे आर एन माधोलकर किए थे। और मजहरुल हक जो थे इसके स्वागत कार्य मतलब जैसे लोग आइए आपका उस टाइप का तो स्वागत कर रहे थे मजहरुल हक। और फिर सच्चिदानंद सिन्हा तो सचिव थे। ठीक है, और फिर कुमार नंदन सहाय जो थे वो संयुक्त सचिव थे और फिर पामेश्वर लाल सहायक सचिव थे। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया। तो भारत का एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड जाता है भारत से 1914 से में जाता है। तो उसमें कौन कौन लोग जाते हैं? तो ये जाते हैं मजहरुल हक जाते हैं, उनके साथ जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो 1914 में भारत का एक जो प्रतिनिधि मंडल जाता है इंग्लैंड तो उसमें मजहरुल हक जाते हैं और जाते हैं सच्चिदानंद
सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो ये हुआ था 1917 में। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था तो ये हुआ था 1908 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन पटना में, दूसरा दीप नारायण सिंह, पहला अली इमाम, दूसरा हुआ था आपका भागलपुर में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो बिहार का सबसे पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में बना है, बाबा साहब अम्बेडकर वाला 1951 में बना है। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह 1992 में। तो पटना विश्वविद्यालय 1917, मगध 1962, फिर बाबा साहब अम्बेडकर 1951 और फिर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बनता है 1992 में। ठीक है, कुंवर सिंह 1992 में। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था तो ये किया गया था 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजहरुल हक को, यहाँ पे मजहरुल हक को अध्यक्ष बनाई जाती है। ठीक है, बांकीपुर वाला पटना में जो होता है। तो मजहरुल हक को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष खान बहादुर सरफराज खान बनते हैं। राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिंह, सचिन चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह, ये सभी के सभी इसके मेंबर होते हैं। तो बिहार में होम रूल लीग स्थापित कब किया गया था तो ये किया गया था 1916 में। ठीक है, 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर सबसे लास्ट में यहीं पे। बाकी तो हम लोग को पता ही है, अप्रैल में किए थे वो कौन किए थे, बीजे तिलक जी किए थे। सितंबर में की थी कौन, एनी बेसेंट की थी। और दिसंबर आते थे, दिसंबर में हो जाता है आपको बिहार में। बिहार में होम रूल के आंदोलन के संस्थापक कौन थे तो ये थे आपके मजहरुल हक थे। ठीक है, और महाराष्ट्र वगैरह में थे बीजे तिलक, मध्य प्रांत कर्नाटक एरिया में, वही मद्रास वाला एरिया में एनी बेसेंट थे, और बिहार में थे मजहरुल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। तो ये चूँकि होम रूल आंदोलन प्रदेश में चल रहा था ना, तो ये पटना भी देखने आई कि मजहरुल हक ने आखिर क्या मतलब कैसे हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ को। दिसंबर 1946 में जो गठन 1916 में गठन हुआ था, तो ये कब आई थी तो ये आई थी यहाँ 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 में। ठीक है, 2 साल के बाद। स्थापना 1916 में होता है, तो 18 अप्रैल 25 जुलाई 1918 को ये आती हैं बिहार में होम रूल आंदोलन के समय ही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था तो ये था बांकीपुर का पटना अधिवेशन। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन में भारत माता की पूजा प्रारंभ किया था। तो विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा कौन प्रारंभ किए थे तो ये हैं राय पूरन चंद्र। तो राय पूरन चंद्र पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। ठीक है, राय पूरन चंद्र सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए होम रूल के संबंध में राय पूरन चंद्र। और इसी कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद और राय दामोदर प्रसाद। तो इनके देहांत 1918 में राय पूरन के बाद राय बलदेव प्रसाद और राय दामोदर प्रसाद ने उसके क्रांति की बागडोर संभाले थे। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था तो ये है चंपारण। ठीक है, तो पटना में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, सारण में हुआ, परंतु चंपारण में किसान आंदोलन जहाँ हुआ था वहाँ पे होम रूल का प्रचार नहीं हुआ। वही मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी किसने तो जनकधारी प्रसाद ने। ठीक है, मुजफ्फरपुर में भी जिला होम रूल स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किसने किया था तो ये किए थे जनकधारी प्रसाद। ठीक है, जनकधारी प्रसाद। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी जो सभा बनी थी ना वो बनी थी 1893 में। ठीक है, गौरक्षणी सभा 1893। बिहार बंगाल से अलग हुआ था तो कब हुआ था, ये 1912 में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। और गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार की
शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। बताइए, गौरक्षा के नाम पे दंगा हो रहा है, मतलब इंसानों की वैल्यू नहीं है। तो इन दंगों में मतलब किस वर्ष हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। और कितने लोग मारे गए होंगे? तो शाहाबाद, गया, पटना जिलों में गौरक्षा के मुद्दे पर भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा 1917 में किया गया। बिहार में अलग प्रांत के लिए एक आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप ही वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था। तो बिहार का अलग प्रांत बनाने के लिए भी आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे सच्चिदानंद सिन्हा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। जब ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 में मिला था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो सभी लोग जानते हैं, यह बंगाल महाप्रांत के अधीन था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के लिए 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट जो शुल्क था वो घटा करके कितना किया गया था? तो ये हो जाएगा 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। जो डेलीगेट शुल्क था वो 5 रुपये से घटा के 1 रुपया कर दिया गया था, ताकि इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ सकें। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा प्रांत के गठन की घोषणा किए थे? तो ये सभी लोग जानते हैं, जॉर्ज पंचम थे राजा, जो थे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ? तो बिहार में हुआ था। 54 क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? ये फखरुद्दीन थे, प्रथम बिहारी थे जो कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। प्रथम बिहारी फखरुद्दीन, इनकी नियुक्ति 1907 में कलकत्ता हाईकोर्ट में हुई थी। फखरुद्दीन की नियुक्ति 1907 में। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी थी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। तो बिहार की राजधानी पटना बनी और इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। घोषणा दिसंबर 1911 में ही हो गया था, परंतु फाइनली इसका जो उद्घाटन हुआ वो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, गोल्डन लीग बहुत भी आई है, इसकी स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। तो ये हो जाएगा कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। तो 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना जो होती है वो बिहार में हो जाती है। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सचिव कौन थे? तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे। कमलेश्वरी चरण सिन्हा जो बॉयज एसोसिएशन दरभंगा में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था स्थापित? दरभंगा में। दरभंगा में स्थापित था और इसके जो सचिव थे वो कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे। इसके अलावा गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा भी इसके सरकारी सचिव थे। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब मुंगेर आए थे? तो ये 1906 में आए थे। 1905 में 16 अक्टूबर को घोषणा होता है और फिर सुरेंद्र बनर्जी जो थे वो 1906 में सुरेंद्र बनर्जी मुंगेर आते हैं। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि भाग ले गए थे? तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिहार के 6 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिहार के 6 प्रतिनिधि भाग लिए थे और ये 6 के नाम है। सैयद हसन इमाम बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बसंती चंद्र सिन्हा थे, दीप नारायण सिंह थे और परमेश्वर लाल। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नाम नहीं है, स्किप करते हैं। अक्टूबर 1909 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये इम्पोर्टेंट है, तो ये थे सैयद हसन इमाम। जब बंगाल विभाजन चल रहा था उस समय बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सैयद हसन इमाम, जबकि इसकी गठन हुआ था 1908 में। सी मजहरुल हक उपाध्यक्ष थे, इसके सच्चिदानंद सिन्हा कोषाध्यक्ष थे और सैयद नजमुल हुदा, दीप नारायण सिंह और परमेश्वर लाल इसके सचिव थे। 1909 के बिहार क्रांति कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम थे इसके अध्यक्ष, मजहरुल हक उपाध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा कोषाध्यक्ष और शैमुल जो थे वो शैमुल नजुमल भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन जो कि भागलपुर में होता है, तो किसने कहा था कि बिहार
प्रांतीय सम्मेलन का देश की राजनीतिक संस्थाओं में विशिष्ट स्थान है और इसीलिए इस अर्थ में कि इसमें हिंदू और मुसलमान, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के समान रूप से एक साथ मिलकर इसके राजनीतिक कार्यवाही में भाग लेने के सिद्धांत को रूपांतरित किया गया। यह किसका कहना है? तो महात्मा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था। बिहार में आधुनिक राजनीतिक जागरण अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक जागरण के दौर में हिंदू मुस्लिम सौहार्द से संबंधित सत्य कथन की पहचान करना है। तो चलिए इसका हम लोग एक एक करके पहचान करते हैं। देखिए 5-5 कथन है, ठीक है, और ये पांचों के पांचों सही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे मजहरुल हक का कथन था कि मेरे विचार में भारत की सबसे अधिक प्रमुख वर्तमान समस्या दो प्रमुख संप्रदायों का एकत्र करने की है। अगर ये दो संप्रदाय, दूसरा कथन था कि लखनऊ के एडवोकेट के अनुसार कि बिहार को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वहाँ के हिंदू और मुसलमान जो हैं अपने प्रांत के कल्याण के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। वहीं जबकि मजहरुल हक का कहना था कि मेरे विचार में भारत की सबसे अधिक जो प्रमुख समस्या है वो है दो संप्रदाय हिंदू मुस्लिम को एकत्र करने का, क्योंकि अगर ये दोनों एकत्र हो जाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके तो देश को आज़ादी तो यूँ मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा है कि इंडियन मिरर के अनुसार इंडियन मिरर भी हिंदू मुस्लिम को एक करने का प्रयास किया था अपनी पत्रिका के माध्यम से। तो बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द और सद्भावना स्थापित करने का एक उदाहरण प्रस्तुत भी किया था इंडियन मिरर। वहीं बंगाली पत्रिका के अनुसार बिहार प्रांतीय सम्मेलन से हमें उस प्रांत की हिंदू और मुसलमानों के मध्य पारस्परिक सद्भावना का प्रमाण मिलता है। वहीं बंगाली पत्र के अनुसार बिहार प्रांतीय सम्मेलन से हमें उस प्रांत के हिंदू मुसलमानों के बीच किस तरह से सद्भावना थी, एक साथ मिलकर रहते थे, ये पता चलता है। वही फर्स्ट कथन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द में बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ठीक है। ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। 64 क्वेश्चन कहता है कि बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था 1912 में बांकीपुर में, पटना में, ठीक है। 65 क्वेश्चन है कि 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पे बिहार के किस नेता ने काफ़ी प्रभावशाली भाषण दिया था? तो ये थे बिहार के प्रभावशाली नेता श्री मजहरुल हक ने। तो श्री मजहरुल हक जी ने, और इन्होंने ही बिहार में होम रूल आंदोलन का भी मतलब गठन किए थे। तो इन्होंने ही दिसंबर 1916 में लखनऊ जब अधिवेशन चल रहा था स्वशासन पे आधारित था, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली स्पीच दिए थे। इसी अवसर पर सरोजिनी नायडू ने मजहरुल हक की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की थी। कब पटना की दूसरी सभा में होम रूल लीग की प्रांतीय समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है? तो ये हो जाएगा कि होम रूल लीग के प्रांतीय समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाता है, ये तो बात सत्य है, लेकिन कब किया जाता है? तो ये 1918 में किया जाता है। और 1918 में ही एनी बेसेंट जो थी वो पटना आई थी, ठीक है। 1918 में ही एनी बेसेंट पटना आई थी और 1918 में ही यह जो है दूसरी सभा में होम रूल लीग के प्रांतीय समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन भी हुआ था। तो उत्तर कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन कह रहा है कि चंद्रवंशी सहाय जी थी और मजहरुल हक, ठीक है। तो मजहरुल हक तो अध्यक्ष निर्वाचित हुए और चंद्रवंशी सहाय। देहातों में अभियान चलाने और चंदा एकत्र करने का निर्णय फिर लिया गया था। स्वराज कथा नामक पुस्तिका के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे बाल मुकुंद वाजपेयी, ठीक है। तो स्वराज कथा जो पुस्तिका है इसके लेखक हैं स्वराज कथा के बाल मुकुंद वाजपेयी जी। तो इसी के साथ ये वीडियो हो जाता है थोड़ा सा लॉन्ग, पर इसको करेंगे हम लोग द एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक होगा बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, और पूरा बिहार जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना है। और इससे बाहर अगर इसको हम लोग रिपीट करके बार बार पढ़ लेंगे ना, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा रहेगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है।